हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। एजू साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। क्लास 12th की मैथमेटिक्स अपन पढ़ रहे हैं आरबीएसई बोर्ड की, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम कवर करती है। बैच की टाइमिंग आपकी शाम को 5 बजे है ही। ये क्लासेज अपनी यूट्यूब और एजू साइंस ऐप दोनों पर अवेलेबल हैं। काफ़ी सारे बच्चे क्लासेज ले रहे हैं और जैसा कि मैंने आपसे कल कहा था कि क्लासेज का जो मेन उद्देश्य है वो केवल आपको एप्लीकेशन से ही मिलने वाला है। मतलब आपको सारी क्लासेज एप्लीकेशन पर देखनी है। हो सकता है कि आप डेमो क्लासेज जो अपनी चल रही हैं, ये 15 दिन 20 दिन 25 दिन जितने दिन चलें, ये आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हो, लेकिन उसके बाद आने वाली सारी क्लासेज आपको एजू साइंस ऐप पर ही मिलेंगी। एजू साइंस ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है यहाँ पर, और साथ साथ आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दिया जाता है। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए, किसी भी तरह की जानकारी के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, डाउट के लिए आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और कुछ भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ आपको पूरी की पूरी 12th की मैथमेटिक्स 2021 की एग्जाम को टारगेट करते हुए कराई जाएगी। पूरी की पूरी मैथमेटिक्स ऑनलाइन कराई जाएगी आपको। एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल, एक एक विविध मिसलेनियस का क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे। मतलब आपको अब 12th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए घर से बाहर निकलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। घर बैठे आप पूरी की पूरी मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं। ना किसी कोचिंग में जाने की ज़रूरत है, ना कोई ट्यूशन जाने की ज़रूरत है, ना किसी होम ट्यूशन की ज़रूरत है। बस आप और आपका मोबाइल फ़ोन, दोनों चीज़ों से आपकी पूरी की पूरी 12th की मैथमेटिक्स आप घर बैठे पढ़ सकते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा जितनी फीस लगती है ट्यूशन कोचिंगों में उतनी नहीं, बहुत नाम मात्र के लिए रखेंगे फीस, क्योंकि फीस है ना रखना ज़रूरी है। भले 50 रुपये हो, चाहे 100 रुपये हो, चाहे 150 रुपये, चाहे 200 रुपये हो, फीस बहुत कम रखी जाएगी। नाम मात्र के लिए इसलिए रखी जाएगी क्योंकि बच्चे फ्री में पढ़ेंगे नहीं। आप भी जानते हैं फ्री की चीज़ चाहे कितनी भी अच्छी हो, शानदार हो, वहाँ बच्चे इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं जब तक थोड़ा बहुत पे ना करना पड़े। तो वो अपन बाद में देखेंगे, उसके भी कोई टेंशन नहीं है। 20 से 25 दिन बाद उस चीज़ को अपन कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी के लिए केवल हमारा उद्देश्य ये है कि आप पढ़ें, पढ़ाई को समझें, अपने नोट्स बनाएं, नोट डाउन करें, और किसी भी तरह का डाउट रहता है तो क्लास को फिर से देखिए, और यदि क्लास में डाउट फिर से रहता है तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए। वैसे तो मेरी क्लासेज में आपको डाउट बिल्कुल रहने वाला नहीं है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा और एक एक क्वेश्चन आपको बहुत बहुत अच्छे से क्लियर किया जाएगा। शानदार लेवल पर अपनी पढ़ाई हो रही है और मैं तो आपसे ये कहूँगा, ऑल ओवर राजस्थान से जितने भी बच्चे इस कोर्स में हैं और जितने भी बच्चे 12th में हैं, वो सारे के सारे बच्चे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ साथ वीडियो को शेयर भी करें आप, और क्लासेस को रेगुलर टाइम पे लेते रहें। यहाँ इस एप्लीकेशन पर आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और 12th 4 बैच रनिंग में है। चारों की मैथमेटिक्स मैं रौनक कटारा ही पढ़ा रहा हूँ सबको, और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स हमें सभी जगह से मिला है। किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र को हमने फोकस नहीं किया है कि सर जयपुर किया है, दौसा किया, नहीं। अपन पूरे के पूरे राजस्थान को कवर करते हुए चल रहे हैं। वहाँ से कोई भी बच्चा राजस्थान के किसी भी कोने से पढ़ना चाहे तो आसानी से पढ़ सकता है। और मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप पढ़ के देखें, और बच्चे पढ़ भी रहे। शायद ही राजस्थान की कोई अब ऐसी डिस्ट्रिक्ट होगी जहाँ से बच्चा हमसे जुड़ा हुआ नहीं है। दूर दूर से बच्चे अपनी क्लासेस ले रहे हैं, देख रहे हैं और अपनी रेगुलर पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म ही इतना शानदार तैयार किया गया है पढ़ने के लिए कि आपको किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ने वाली है इसके बाद। तो बस आप अब ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करें। और मैं तो सबसे यही कहूँगा, जब भी पढ़ने बैठें तो जैसे आप रेगुलर कोचिंग में, स्कूल में पढ़ते थे वैसे ही पढ़ें आप। मतलब ये हुआ, ऐसा नहीं कि लेटे लेटे आप पढ़ रहे हैं। देखनी नहीं है क्लासेज, पढ़नी भी के साथ साथ सीखना भी आपको। यहाँ आपको सिखाया जाएगा कि मैथमेटिक्स एक्चुअल में होती क्या है, किस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं। कॉन्सेप्ट बेसिस से अपनी पूरी स्टडी रहेगी। आपका एक एक टॉपिक क्लियर किया जाएगा, ताकि आप आगे भी कोई प्रिपरेशन करते हैं, किसी भी तरह की फाउंडेशन करते हैं, आईआईटी करते हैं, या फिर आप किसी भी फील्ड में जाते हैं, ग्रेजुएशन में, बीटेक में जाते हैं, बीएससी में जाते हैं, तो वहाँ आपको पुराना ज्ञान आपका पूरा का पूरा याद रहे और आपको समझ में आए, और आप ये कह सके हाँ हमने मैथमेटिक्स वहाँ पढ़ी थी और हमारे बहुत अच्छा समझ में आई और सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हैं। हर चीज़ का रीजन आपको बताया जाएगा। कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, क्या हो रही है, कहाँ है, कब है, सब चीज़ आपको एक एक बताई जाएगी। जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं रेगुलर, वो सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं हर तरह से। जो नए जुड़ रहे हैं अपन से, वो थोड़ा सा विश्वास रखिए और पेशेंस रखिए। 1 या 2 क्लासेज में ही आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने जाएंगे और बहुत सारी नई चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो बस मैं आप सबसे ये कहूँगा, शाम को 5 बजे तैयार रहें, पढ़ें और प्रॉपर तरीके से पढ़ें। एक टेबल चेयर पर बैठ जाएं, अपनी कॉपी रखें, नोट डाउन करें, और नोट डाउन करने के साथ साथ
चीज़ों को रिवाइज करें और जैसे ही आप नेक्स्ट डे क्लास लेने आवें तो पुरानी क्लासेस को देखते हुए आएँ, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास रहने का सबसे बड़ा फायदा ही यही है। यहाँ आपने देखा होगा आपको हाई क्वालिटी के लेक्चर्स मिल रहे हैं, जिसमें कंटेंट भी हाई क्वालिटी का है, वीडियो भी हाई क्वालिटी की है, बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल आवाज़ शानदार, किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं है आपको। केवल जब आप पढ़ रहे होते हैं तो मैं और आप होते हैं आपके सामने, और कोई नहीं होता है दुनिया, कोई तीसरा इंसान नहीं होता है। अपने ईयरफोन अगर आप पास हैं तो ईयरफोन लगाइए, क्लासेस को बहुत अच्छे तरीके से देखिए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। चलिए अपन शुरू करते हैं। मोबाइल नंबर मेरे आपके सबके पास है ही, 8560052777। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप 12th देख रहे हैं तो आप 12th पे फोकस करें। यदि आप 12th के स्टूडेंट्स हैं और आपकी नज़र में या आपके फ्रेंड्स में, आपके भाई में कोई फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर BSc कर रहा है तो उनको भी आप चीज़ें शेयर कर सकते हो कि इस वाले ऐप पर आप घर बैठे क्लासेस ले सकते हो। कोई फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में है, 12th, मतलब ये मेरा फोकस यही है कि जो कोर्सेज रनिंग में है आप उनके बारे में सबको जानकारी दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते जाइए। और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आज डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहले से ही काफ़ी सारे बच्चे ग्रुप में जुड़ चुके हैं ताकि टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। आप भी जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। और मैं तो आपसे यही कहूँगा क्लासेज आप एप्लीकेशन में देखिए। शुरू की जो डेमो क्लासेस जितनी भी हैं 15, 20, 25 जितनी भी रहने वाली है, टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। सारी की सारी आपकी क्लासेस जो हैं वो 30 to 40 मिनट्स के आसपास रहेंगी। उसके बाद जो आने वाली क्लासेज हैं एप्लीकेशन पर वो मिनिमम 1 आवर की हो जाएगी। मैं आपको पहले बता चुका हूँ ऑफलाइन की आपकी 1.5 घंटे की क्लास और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको उसकी 40-45 मिनट की क्लास बराबर है। बहुत ज़्यादा टाइम बचता है आपका यहाँ पर। और मैं तो आपसे यही कहूँगा जब आपके स्कूल भी ओपन हो जाएंगे, आपकी कोचिंग भी ओपन हो जाएंगी, तो मैं कहूँगा आप अपने इस पढ़ाई को जरूर कंटिन्यू रखें, क्योंकि इससे आपको नुकसान कुछ नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा मिलने वाला है। आपको किसी डाउट आ जाता है, आप कहीं भी फंस जाते हैं, तो आप क्लास को कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। आप कभी कोचिंग नहीं जा पाए, आप कभी स्कूल नहीं जा पाए, आपकी क्लास मिस हो गई किसी एक दिन की, उसको आप यहाँ घर बैठे देख सकते हो, कहाँ दिक्कत आ रही है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अपने टॉपिक को अपन आगे बढ़ाते हैं। जो मेन टॉपिक था वो चल रहा था प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। फलन के बारे में बात चल रही थी। फलन था क्या, आपको याद हो तो फलन के बारे में बताया गया था कि कोई भी एक समुच्च तो ये रहा, दूसरा समुच्च अपना ये रहा, यहां से यहाँ फंक्शन कोई f डिफाइन है, इसमें ABC है। मैंने कल आपसे क्वेश्चन भी पूछा था ना, उसी का आज आपको आंसर देने वाला हूं। और जो फंक्शन की जो डेफिनेशन थी वो था कि एवरी एलिमेंट should have unique image. Every element should have unique image. Every element of domain in codomain. मतलब प्रांत के प्रत्येक अवयव का ये प्रांत सह प्रांत फलन क्या है, इनके लिए अलग से 2 वीडियो बन चुकी हैं, जो कि आपको जब वीडियो खत्म होती है तो उसके एंड स्क्रीन पर भी दिखती है। और आप यदि मेरे चैनल पर जाएंगे और 12th में सर्च करेंगे तो पूरे के पूरे चैनल पे आपको नीचे लास्ट में मिल जाएगी, वहां पर फंक्शन की जो 2 वीडियो हैं। मैं तो आपसे ये कहूँगा पहले उन दोनों वीडियोज को ढंग से देखें, अपने कॉपी में नोट डाउन करें, उसके बाद आप यहाँ कंटिन्यू करें, क्योंकि फंक्शन या फलन बहुत काम आने वाला है। अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम मिलते रहे। अच्छा, प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में क्या हो, अद्वितीय प्रतिबिंब हो। प्रत्येक अवयव का और अद्वितीय प्रतिबिंब 2 शब्द काम के थे। मतलब प्रत्येक अवयव मतलब इधर कोई छूटना नहीं चाहिए, सबकी इमेज इधर बननी चाहिए, तब तो फलन होता है। भले इधर कोई छूट जाए कोई दिक्कत नहीं। और अद्वितीय प्रतिबिंब हो मतलब इधर से इधर यदि इमेज बने या इधर से यदि प्रतिबिंब बने तो अकेला बने, मतलब एक का एक ही बने, एक से ज्यादा नहीं बने। ये नहीं ए यदि एफ से जुड़ रहा है तो एक आपने किसी और से जोड़ दिया, ए केवल एफ से जुड़ेगा। इसी के साथ में यदि इसका उल्टा हो जाता है, मतलब प्रत्येक अवयव के अद्वितीय प्रतिबिंब मतलब अकेले के अलावा एक से ज्यादा प्रतिबिंब बन जाते हैं। मतलब एक एफ से भी जुड़ गया, एक जी से भी जुड़ गया, बी डी से भी जुड़ गया, बी एफ से भी जुड़ गया। यदि एक ही अवयव 2 अलग अलग अवयव से जुड़ता है यहाँ पर तो फिर वो फलन नहीं होता है। इसी के लिए मैंने आपको कल समझाया था कि आपको पता था कि यहां से यहां तक एक फलन और लिया था मैंने, याद हो तो, और उस फलन का नाम दे दिया था मैंने sin x। यहाँ कोण लिए थे 30 डिग्री, 150 डिग्री और 390 डिग्री।
यहाँ वैल्यू ली थी 1/2 और बहुत सारे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन 30 की वैल्यू भी 1/2, साइन 150 की वैल्यू 1/2 और साइन 390 की वैल्यू भी कितनी आ रही थी 1/2। क्या प्रत्येक अवयव का इधर प्रतिबिंब है? अद्वितीय प्रतिबिंब है, मतलब सबका एक ही प्रतिबिंब है। हाँ भाई एक ही है, 30 डिग्री का एक ही आ रहा है 1/2, 150 डिग्री का एक ही आ रहा है 1/2, 390 डिग्री का एक ही आ रहा है 1/2। मतलब जो साइन एक्स जो फलन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, वो क्या है आपका परिभाषित फलन है। कैसा फलन है भैया? परिभाषित फलन है, डिफाइन है। और मैं तो आपसे यही कहूंगा फलन चीज पढ़ने से पहले आप उस क्लास को जरूर देख के आए, कि जब तक आप उस क्लास को नहीं देखेंगे आपको ये समझ में नहीं आने वाला है, दिक्कत क्रिएट होगी। ठीक है, तो मैं तो यही कहूंगा फलन की दोनों क्लासेस हैं यूट्यूब पर, आप पहले उनको देख लें अच्छे से। अच्छा सुनो, अब मैंने क्या किया, इसको उल्टा किया इनवर्स निकालने के लिए। क्या किया मैंने? इसका उल्टा इनवर्स किया। एक तो पहले इनवर्स कब निकलता है? इनवर्स तब निकलता है जब फलन आपका एक एक के अच्छा दगो, या फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे अपन जब पढ़ेंगे। लेकिन अभी अपना मुद्दा ये है कि यदि मैं 1/2 को इधर कर देता हूं और यहां लिख देता हूं 30 डिग्री, 150 डिग्री, 390 डिग्री, और यहां से यहां उल्टा कर दिया ना, तो अब की बार क्या हो जाएगा? साइन एक्स का उल्टा साइन इनवर्स एक्स। मतलब साइन एक्स का प्रतिलोम फलन क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स। तो 1/2 जो इनसे कनेक्ट था वो तीनों से कनेक्ट हो जाएगा ये लो। क्या इस स्थिति में परिभाषित है ये? देखो क्या कहा था, प्रांत के प्रत्येक अवयव का, ले लो भाई साहब हर अवयव का एक अवयव लिया है मैंने। सह प्रांत में अद्वितीय प्रतिबिंब, क्या अद्वितीय प्रतिबिंब है? 1/2 केवल अकेली किसी संख्या जुड़ना चाहिए था इधर से इधर, ये लेकिन ये तो किससे जुड़ रहा है? 3 से, और भी तो बहुत सारे कौन आएंगे तो सबसे जुड़ेगा। मतलब ये वाला फलन एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स परिभाषित नहीं है। ये अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। रीजन मैंने आपको बताया नहीं था कि डिफाइन क्यों नहीं है। अब मैं इसका रीजन बताने वाला हूं आपको। ठीक है, मतलब साइन इनवर्स एक्स परिभाषित नहीं है, मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन परिभाषित नहीं है। लेकिन हमारी क्लास में तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का चैप्टर है, और चैप्टर है मतलब परिभाषित होगा जब भी तो पढ़ेंगे। यदि कोई चीज परिभाषित ही नहीं होगी तो उसे अपन पढ़ेंगे कैसे? तो चैप्टर आपका जब है, ये टॉपिक आपका है आपकी बुक में, तो आपको निश्चित रूप से तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। और पढ़ना पड़ेगा मतलब क्या हुआ कि ये चीज ना कहीं तो परिभाषित होंगी, लेकिन फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है? नॉट डिफाइन आ रहा है, परिभाषित नहीं आ रहा है। अब या तो ये गलत है, या तो ये गलत है, या फिर इसमें कोई बीच में रहस्य छुपा हुआ है। सही ये भी है, सही ये भी है, रहस्य क्या है वो समझिए। देखो सुनो, यहां जो अपन ने कोण लिए वो सारे के सारे कोण अपन ने कुछ भी मान लिए -∞ से +∞ के बीच। मतलब मैंने कोणों को फिक्स नहीं किया कि साहब यहां से यहां तक कोण ले रहा हूं। और जब मैं सारे कोण ले रहा हूं ना तब ये दिक्कत कर रहा है। जब मैं सारे कोण ले रहा हूं तब क्या कर रहा है? दिक्कत कर रहा है, मतलब ये परिभाषित नहीं हो रहा है। एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। एक ये खूंटा जानते हो? खूंटा, खूंटा क्या होता है कि जैसे कहीं भी किसी लकड़ी गाड़ दी अपन ने, उस खूंटे से आपने क्या किया? घोड़ा बांध दिया। ठीक है, उस खूंटे से आपने क्या किया? एक घोड़ा बांध दिया। ये लो, यहां आपका घोड़ा है, हॉर्स जिसे आप बोलते हो। ठीक है, बांध दिया। एक काम करो, रस्सी को खोल दो, छोड़ दिया, तो ये घोड़ा कहीं भी चला जाएगा, भाग जाएगा, और आपके हाथ और नहीं आएगा। इधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा, कहीं भी जा सकता है। नहीं जा रहा है ना, मतलब ये परिभाषित नहीं हो रहा, भाग गया भाई, इधर चला जाएगा यदि ये बंधा हुआ नहीं है तो। लेकिन यदि आपने इस घोड़े को बांध दिया इससे, खूंटे से या किसी लकड़ी से या किसी पेड़ से बांध दिया, अब ये भागेगा तो सही, लेकिन भागेगा किसमें? केवल इस एरिया में भागेगा। ये जितनी दूर रस्सी जा सकती है ना उतनी ही दूर ये भागेगा, उससे ज्यादा कहीं नहीं जाने वाला ये। तो ये एरिया इसके लिए क्या हो गया? फिक्स हो गया। ये एरिया इसके लिए क्या हो गया? फिक्स। और इस एरिया में आप इसको, इस क्षेत्र में आप इस घोड़े को पकड़ सकते हैं। पकड़ सकते हैं, नहीं पकड़ सकते? तो बात समझिएगा बहुत ध्यान से। जब घोड़े को आपने बांधा हुआ नहीं था, बाउंडेशन नहीं लगा रखी थी, तब तो वो घोड़ा कहीं भी चला जा रहा था, रुक ही नहीं रहा था। लेकिन जैसे आपने उसको खूंटे से, पेड़ से, लकड़ी से, किसी से बांध दिया, तो जितनी लंबी रस्सी उतना लंबा एक क्षेत्र, गोलाकार वृत्ताकार क्षेत्र बन गया। अब वो घोड़ा केवल उसी क्षेत्र में घूम सकता है, यहां आ 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 सकता है, लेकिन इसके बाहर नहीं जा सकता। अब ये घोड़ा पकड़ में आ जाएगा, कहीं भी चला जाए इस क्षेत्र में। तो अब ये कैसा हो गया? परिभाषित हो गया। अब ये कैसा हो गया? परिभाषित हो गया। कहने का मतलब यही हुआ कि यहां पर ये क्या है? परिभाषित नहीं है। क्यों नहीं है परिभाषित? क्योंकि अपन सारे के सारे कोणों की बात कर रहे हैं यहां पर, -∞ से लेकर +∞ तक। यदि इन कोणों को लिमिटेड कर दिया जाए,
यदि इन कोणों को क्या कर दिया जाए, लिमिटेड या एक बाउंड्री बना दी जाए, या फिर एक रास्ता फिक्स कर दिया जाए कि हम यहां से यहां तक के कोण लेने हैं, और उसमें देखा जाए तो उसमें ये क्या होते हैं, परिभाषित होते हैं। इसका मतलब कहने का यह हुआ कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन परिभाषित नहीं होते हैं, लेकिन अपने प्रांत में परिभाषित होते हैं। अब ये प्रांत चीज क्या होती है? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन वैसे देखा जाए तो हर बिंदु पर परिभाषित नहीं होते हैं, लेकिन कहां होते हैं? अपने प्रांत में। जो अपना प्रांत है ना, उसे बोलते हैं मुख्य शाखा। क्या बोलते हैं उसे? मुख्य शाखा, प्रिंसिपल ब्रांच। और प्रिंसिपल ब्रांच होती क्या है? जिसमें प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन क्या रहते हैं भैया? परिभाषित रहते हैं। प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है? जिसमें प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन परिभाषित रहते हैं। अब जो अगला टॉपिक डिस्कस करने का है वो है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन डिस्कस करने का। अच्छा, एक चीज और सुनिए ध्यान से, है ना, बहुत ध्यान सुनिएगा, क्योंकि ये बेसिक है। यदि बेसिक हमारा क्लियर हो गया ना तो क्वेश्चनों को आप ऐसे उड़ा दो, क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं आने वाली आपको। देखते जाओ, ये 30 डिग्री पर 150 डिग्री 390 डिग्री, और वैल्यू कितनी आ रही है? 1/2। मतलब अलग अलग कोणों के लिए वैल्यू रिपीट हो रही है। 30 डिग्री साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 150 की वैल्यू 1/2, साइन 390 की वैल्यू 1/2। मतलब वैल्यू क्या हो रही है? रिपीट हो रही है ना। अच्छा, वैल्यू रिपीट हो रही है, वैल्यू का रिपीटेशन रोक दिया जाए कि हम कोई ऐसा दायरा ले लें जिसमें सारे के सारे मान भी मिल जाए और मान रिपीट ना हो, मतलब मानों की पुनरावृत्ति ना हो, तो अपन कह सकते हैं ना कि सब वहां तो परिभाषित हो जाएगा। ये रिपीट हो रही है, इसी वजह से तो दिक्कत हो रही थी, पर रिपीट हो रही है इसी वजह से दिक्कत हो रही थी यहाँ पर। यदि ये रिपीट नहीं हो तो कुछ क्या समझोगे आप कि सर रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब वैल्यू सारी की सारी आ रही है, और रिपीट नहीं होगा तो ऐसी स्थिति नहीं बनेगी कि एक अवयव के एक से अधिक प्रतिबिंब बन जाए, एक ही अवयव के एक से अधिक प्रतिबिंब बन जाए, तो ऐसा तो होता ही नहीं फलन की परिभाषा के अनुसार। इसलिए अपन क्या करेंगे, हर प्रतिलोम त्रिकोणमिति का एक दायरा फिक्स करेंगे, एक ब्रांच फिक्स करेंगे, एक प्रिंसिपल ब्रांच फिक्स करेंगे, मुख्य शाखा फिक्स करेंगे, जिसमें क्या होगा, वो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन परिभाषित होगा। तो आप थोड़ा सा ये समझ लें कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन तो घोड़ा है, घोड़े को आपने पेड़ से बांध दिया है, इस क्षेत्र में घूम सकता है, तो इस क्षेत्र में जितने भी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन आएंगे किसी स्पेशल के लिए ना, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स के लिए, तब तो परिभाषित हो जाएगा। यदि घोड़े को खुला छोड़ दिया, मतलब रस्सी नहीं बांधी, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन को बाउंडेशन नहीं लगाई, तो घोड़ा किधर भी भग जाएगा, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कहीं भी भग जाएंगे तो वो परिभाषित फिर नहीं होंगे। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों को परिभाषित होने के लिए एक बाउंडेशन, एक मतलब लिमिट, एक जो है ना रास्ता, आप ये समझ सकते हो, बहुत जरूरी है। उसी को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ब्रांच या फिर मुख्य शाखा। चलिए देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पीरियोडिक फंक्शन होते हैं या वृत्तीय फलन जो होते हैं, उनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है जब तक उनके प्रांत को या उनके मुख्य शाखा को बाउंडेशन नहीं लगाया जाए। समझ गए आप? चलिए अब इसी में आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा आपको छोटी छोटी बातें बताता हूँ कि आपको मैंने ये तो बता ही दिया था कि जो साइन इनवर्स एक्स होता है वो 1/sin x के इक्वल नहीं होता है, वो साइन नाथ की साइन एक्स पावर -1 के इक्वल होता है। साइन इनवर्स एक्स अपने आप में ही प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है। इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा कि जो साइन एक्स है और एक साइन इनवर्स एक्स है, दोनों में फर्क समझा रहा हूं, है ना। साइन थीटा है इक्वल टू एक्स, साइन थीटा इक्वल टू एक्स होता है जब तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स आता है। अरे आता ही नहीं आता है, ठीक। अच्छा, थीटा क्या है कि सर थीटा जो है वो कोण है। थीटा क्या है? कोण है, एंगल जिसे आप बोलते हो। थीटा क्या है? कोण, ठीक है। अच्छा, कोण पर साइन ऑपरेट होगा, जैसे 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री वैल्यू कितनी आती है? 1/2, मतलब 1/2। और ये x क्या है कि सर x मान है। मान मतलब x क्या है? वैल्यू है। मान मतलब x क्या है? वैल्यू है, ठीक। तो x वैल्यू है, मतलब साइन थीटा पूरा का पूरा क्या है? मान है। साइन थीटा पूरा का पूरा क्या है? वैल्यू है। और थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x पूरा का पूरा क्या है? कोण है, मतलब ये क्या है? एंगल है। आई बात समझ में जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो त्रिकोणमिति फलन होगा ना, वो तो हमेशा एक वैल्यू रहेगी, क्योंकि उसमें एंगल की वैल्यू रख देंगे, मतलब कोण रख देंगे, तो आपके मान प्राप्त होगा। वैल्यू मतलब संख्यात्मक मान, 1/2, √3/2, √2, कुछ इस तरह से। और जो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, वो साइन इनवर्स एक्स हमेशा क्या रहेगा? कोण रहेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन जो होंगे वो किसी न किसी एक कोण को निरूपित करेंगे।
प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन जो होंगे वो किसी न किसी एक कोण को या फिर एंगल को निरूपित करने वाले हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई, ठीक। अच्छा, एक चीज और कि यदि साइन इनवर्स साइन थीटा लिखा जाए तो यहां इसको आता है थीटा। यदि साइन साइन इनवर्स एक्स लिखा जाता है तो यहां क्या आता है आपके पास एक्स। अब ये थीटा कहां से कहां तक होगा, एक्स कहां से कहां तक होगा, यही विशेष मुद्दा है, यही प्रिंसिपल ब्रांच है। तो हमारा जो अगला टारगेट है वो ये है कि जो 6 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन होते हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, इनके लिए ये पता लगाना कि इनकी बाउंड्री कौन सी है, कि घोड़े को कहां तक बांधे, कि इनको कहां तक बांधा जाए कि इससे बाहर निकलते ये अपरिभाषित नहीं हो, मतलब रिपीटेशन उनका नहीं हो। यही आपको प्रिंसिपल ब्रांच में मुख्य शाखा में पता लगाना है। तो अगला टॉपिक अपना वही है, देखिए ध्यान से समझिएगा। एक टेबल आपके सामने बनाई है मैंने, और ये टेबल यदि आपको समझ में आ गई ना तो आपका पूरा का पूरा प्रश्नावली का काम ही खत्म है, फिर बचता नहीं है। फिर छोटे मोटे फॉर्मूलाज है और बस अप्लाई करने और क्वेश्चन सॉल्व करते जाना। तो फलन, मुख्य मान और प्रांत, मतलब फंक्शन, प्रिंसिपल वैल्यू, डोमेन, इस पूरे को बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच या फिर मुख्य शाखा, इसे बोल सकते हो आप, है ना। 6 के 6 प्रतिलोम त्रिकोणमिति अनुपात या फिर जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन है उनका पता लगा रहा है कि उनकी जो बाउंड्री थी ना घोड़े को बांधने वाली, कि उसमें तो परिभाषित होंगे और उससे घोड़ा बाहर निकला तो परिभाषित, उस बाउंड्री का पता लगाना है, कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। चलिएगा ध्यान से देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन। बहुत ध्यान से देखिएगा कि फलन, मुख्य मान, प्रांत, फंक्शन, प्रिंसिपल वैल्यू और डोमेन आपको देखना है। देखिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं किसकी, साइन इनवर्स एक्स की, ठीक है। अच्छा, ये क्या होगा, कोण होगा या मान होगा, एंगल होगा या वैल्यू होगी, निश्चित बात है कोण होगा, थोड़ी देर पहले समझाया था। तो इसकी मुख्य मान कहां से कहां तक होगा कोण का, ये देखना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, आपको इसके बारे में पता है क्या, यहाँ थीटा बराबर 0 होता है या 90 होता है π/2, और यहाँ होता है पाई मतलब 180, यहाँ होता है 3π/2 या फिर 270 या फिर -π/2, ऐसे तो होता है इधर -π/2, और यहाँ पे 0, 360, 2π ये सब होते हैं, ठीक। कितने चतुर्थांश है ये, 4 चतुर्थांश है। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। हमने किया क्या, आपको ये भी पता होगा, इतना पता है तो, कि इसमें तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, इसमें सेक और कॉस पॉजिटिव होता है। तो इस तरह का सिस्टम आपको पूरा का पूरा ये पता है। देखिए इसमें ये पूरा का पूरा सिस्टम आपको बचपन से पता होता है, बचपन मतलब 10th क्लास के बाद से आपके आ जाता है, और 9th क्लास में बता देते हैं आजकल तो इन चीजों को, है ना, छोटी क्लासों की बात है। तो चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। हमें देखना है कि साइन इनवर्स का मुख्य मान कहां से कहां तक होगा, ठीक। चलते देखो, प्रांत क्या होगा इसका, प्रांत होगा इसके मान, मतलब जो आते हैं ना कि एक्स की वैल्यू जो रखी जाएगी वही प्रांत होगा। आप जो फलन वाली क्लास देखेंगे वहां बताया गया होगा आपको कि एक्स के जो मान रखे जाएंगे वो प्रांत होगा, और जो मान प्राप्त होंगे साइन इनवर्स के पूरे वो क्या होते हैं, रेंज में आते हैं, परिसर में आते हैं। सारी चीज वहां डिस्कस की गई है। अच्छा सुनो, अब हमें पता लगाना है कि साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान क्या होगा। तो मुख्य मान के लिए अपन क्या करने वाले हैं कि यहां से अपन देखेंगे, केवल स्पेशल पहले के लिए बना रहा हूं मैं, ये बना दिया मैंने। बात किसकी चल रही है, साइन की। यहां क्या है 0, यहां क्या है π/2, यहां क्या है -π/2, यहां क्या है पाई। साइन वाला पहले चतुर्थांश में पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, इसमें नेगेटिव, ठीक। अच्छा 360 के बाद तो वैसे ही सब रिपीट हो जाते हैं, मतलब 0 से 360 जब घूम जाओगे, 0 से 360 घूम जाओगे तो उसके बाद जितने भी कोण आएंगे वो सारे सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे रिपीट हो जाएंगे। अब आगे सुनना इसमें ध्यान से कि प्लस प्लस माइनस माइनस की यदि बात चल रही है तो साइन वाला इसमें पॉजिटिव है, साइन वाला इसमें पॉजिटिव है। यदि वो जो बाउंड्री बनाए थे ना घोड़े को रोकने वाली, वो यदि मैं यहां से यहां तक लूं 0 से पाई, तो यहां से यहां तक साइन के पॉजिटिव मान आ जाएंगे सारे, और यहां से यहां तक साइन के पॉजिटिव मान फिर से आ जाएंगे। मतलब यहां से यहां जाने पर मान रिपीट होंगे, यहां से यहां जाने पर मान क्या होंगे, रिपीट होंगे, यहां से यहां मान जाने पर। तो यहां से यहां मान जाने पर सारे के सारे क्या होंगे, दोबारा रिपीट होंगे, इसलिए इसको आप नहीं ले सकते। रिपीटेशन तो नहीं चाहिए, पुनरावृत्ति तो नहीं करनी है मानों की। यदि मानों की पुनरावृत्ति यदि आप कर दोगे तो वहां पे फिर आपको फलन परिभाषित नहीं होगा। मानों की पुनरावृत्ति नहीं करनी, मान ले भी लेने हैं सारे के सारे और पुनरावृत्ति भी नहीं करनी है। चलो मतलब ये बाउंड्री गलत हो गई,
अब कौन सी बची? फिर इसको ले सकते हैं क्या, 0 से पाई को, इसको ले तो एक ही बात है वो तो। अच्छा इस बाउंड्री को देखो कहां से कहां तक, -π/2 से +π/2 का। यहां से यहां तक जो वैल्यू आई है सारी कैसी आ गई, नेगेटिव। यहां से यहां तक कैसी आई हुई है, सारी कैसी आ गई, पॉजिटिव। मतलब इस चतुर्थांश में नेगेटिव, इस चतुर्थांश में पॉजिटिव। मतलब यदि मैं यहां से यहां तक की बाउंड्री बनाता हूं तो सारे के सारे मान कवर हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं और पॉजिटिव हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से इसका मुख्य मान क्या बन जाता है, -π/2 से +π/2। निश्चित रूप से इसका मुख्य मान क्या बन जाता है, -π/2 से प्लस। ये समझने का तरीका है, बुक वगैरह में लिखा हुआ नहीं है आपके कि हम कैसे मुख्य मान बनाते हैं। तो -π/2 से +π/2 को बीच सारे नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू आ जाती हैं साइन वाले की। मतलब हम मानते हैं सारे मान आ चुके हैं, रिपीट कोई सा हो नहीं रहा, तो यही इसका क्या हो गया, मुख्य मान हो गया। अच्छा -π/2 पे ये बड़े कोष्ठक और छोटे कोष्ठक का मतलब पता होगा। इसको तो आप क्या बोलते हो, बड़े वाले को तो संवृत अंतराल, संवृत अंतराल, क्लोज्ड इंटरवल। और छोटे वाले को आप क्या बोलते हो, विवृत अंतराल, मतलब इसे अपन बोलते हैं ओपन इंटरवल। ठीक है, ऊपर वाले को बोलते हैं संवृत और नीचे वाले को बोलते हैं विवृत। मतलब इसको क्लोज, इसको ओपन। इसमें कोने की वैल्यू शामिल होती है, इसमें कोने की वैल्यू शामिल नहीं होती है जो बॉर्डर पे आती हैं। तो यहाँ पे -π/2 और +π/2 शामिल है। साइन में -π/2 वैल्यू -1 होती है, कॉस में साइन में π/2 वैल्यू 1 होती है। 90 है ये, -90 से +90। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि -90 डिग्री से +90 डिग्री। मतलब इस बीच में जितने भी कोण आएंगे, -89, -88, -87, -50, -30, -20, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30, 45, 60, 90 तक के जितने भी, वो सब के सब क्या होंगे, इसके मुख्य मान और परिभाषित होंगे। तो साइन इनवर्स x इस मुख्य मान के लिए या इस शाखा के लिए परिभाषित होगा। बात हो गई क्लियर। और इधर क्या आएगा, -1 से 1, क्यों, इसके संगत देखा जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। सेकंड वाले बात देखिए। अब एक दो सिखाऊंगा बस मैं आपको, एक तो साइन वाला और कॉस वाला। टेन कॉट से कोसेक आप खुद मुझे बताओगे, फिर देखते जाना। सेकंड वाला ले लिया मैंने क्या, कॉस इनवर्स x। तो ये सेकंड पे आ जाते हैं अपन, वही कॉस इनवर्स x की बात चल रही है। तो देखो ध्यान से, बना दिया फिर से ये 0 π/2 पाई -π/2। इस वाले में कॉस पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव और इसमें पॉजिटिव। कॉस की बात चल रही है। तो इस वाले में कॉस पॉजिटिव है, यदि मैं इन यहां से यहां तक लेता हूं साइन की तरह, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपीट होंगे, रिपीटेशन करना नहीं है। तो फिर कहां से कहां लें, यहां से यहां लेते हैं अपन। देखो शुरू की 2-3 क्लास जो है ना, ये बेसिक है, नींव है। यदि नींव समझ में आ जाएगी ना, तो प्रश्नावली चुटकियां उड़ा देंगे पूरी की पूरी अपन। और हमारा टारगेट ही नींव को समझना है, बेसिक समझना है बस। देखते जाइए, प्लस से माइनस अपन ले रहे हैं, तो यहां पॉजिटिव सारी वैल्यू है या नेगेटिव सारी वैल्यू है। ठीक है, तो यहां से यहां तक की सारी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव आपके पास है। तो 0 से पाई इसका क्या बन जाएगा, मुख्य मान। क्यों, क्योंकि यहां पॉजिटिव वैल्यू सारी कवर कर ली, यहां नेगेटिव वैल्यू सारी कवर कर ली। रिपीटेशन हुआ नहीं, रिपीटेशन तब होता जब ये जाते आप पुनरावृत्ति, या ये जाते, तो आप क्या लेंगे, 0 से पाई। अब cos 0 का मान 1, cos पाई का मान -1, तो वही फिर से क्या लिख दोगे, -1 से 1। क्लियर। तीसरा किसका नंबर है आपकी बात, tan इनवर्स x का। यहां लिख दूं, तीसरा कौन है, tan इनवर्स x। बनेगा वही फिर से कि साहब यहां 0, यहां π/2, यहां पाई, यहां -π/2। हिंट है बस, ये ट्रिक समझ लो आप इसको इस तरह से। इसे ट्रिक सिखा रहे कैसे याद करना है ना, कैसे समझना है। इसमें tan वाला पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव। बहुत जबरदस्त चीज सीखने को मिलेगी, यहां पर ध्यान से देखना। तो आपको पता लग गया होगा प्लस माइनस लेना है, तो -π/2 से +π/2, ये ना माइनस आ जाएंगे, यहाँ प्लस आ जाएंगे, तो -π/2 से +π/2 क्या बन जाएगी, इसकी मुख्य मान या मुख्य शाखा बन जाएगी। कि सर ऐसे भी तो बन सकती है 0 से पाई, क्योंकि इसमें पॉजिटिव आ रहे हैं, इसमें क्या आ रहे हैं, नेगेटिव। मतलब ये 2 ऑप्शन बन गए। कि एक ऑप्शन तो आपके पास बन गया कौन सा, कि हमारे पास एक ऑप्शन तो बन गया 0 से पाई का, और एक ऑप्शन बन गया -π/2 से पाई का। कौन सा उठाएं, इसको देखोगे तो -π/2 से +π/2 बन रहा है, इसको देखोगे तो 0 से पाई बन रहा है। अब ले कौन सा, कंफ्यूजन इससे क्रिएट हो गया ना, आ तो दोनों ही रहे। ठीक है, अच्छा सुनो, आप अपने घर में हो, ठीक है, और आपके घर में एक तरफ आपके फादर है, एक तरफ कोई बाहर वाला इंसान है।
वो एंटी चलता है और वो भी आपका रिश्तेदार ही रहता साथ में है, एक आपके फादर है कोई भी जिसको जो आपकी सपोर्ट करते हैं। तो यदि कोई बात दोनों कहेंगे तो आप किसकी तरफ जाएंगे? दोनों ही सही बात कह रहे हैं। ज्यादा आपका ध्यान किसकी तरफ रहेगा? अपने फादर की तरफ, या जो खुद के जो आपके पहले से पर्सनल है, जो आपकी हर दिशा में काम करते हैं आपके साथ, उन्हीं की दिशा में जाओगे ना। सेम उस हिसाब से टेन थीटा क्या होता है कि सर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा। तो साइन पे तो क्या कर रहा है? निर्भर। साइन के तो समानुपाती है, फिजिक्स से पढ़ा होगा आपने, समानुपाती वगैरह क्या होता है। और टेन कोस के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। अपॉन में जो नीचे आता है उसके तो क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। ऊपर जो है मतलब इसके तो क्या है? प्रोपोर्शनल है, और इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसके तो समानुपाती है, इसके व्युत्क्रमानुपाती है। जब ऊपर वाले के समानुपाती ये है, मतलब जो टेन थीटा साइन थीटा के समानुपाती है, तो साइन थीटा के हिसाब से चलना चाहिए। साइन थीटा क्या कहता है? -π/2 से +π/2। इसलिए 0 से पाई के बजाय अपन -π/2 से +π/2 को ज्यादा प्रेफर करेंगे। किसके लिए? टेन के लिए। अब ब्रैकेट कौन सा यूज करें? बड़ा वाला छोटा वाला? यदि बड़ा वाला ब्रैकेट यूज किया तब तो भाई साहब ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि टेन की वैल्यू जो होती है π/2 और -π/2 पर इनफाइनाइट होती है। बचपन में आपने यदि सारणी बनाई होगी, वाली टेबल बनाई होगी 0, 30, 45, 60, 90, 0, 30, 45, 60 और 90 वाली, तो ये जो वैल्यू है 10 π/2 की या 10 90 की आती है इन्फिनिटी, इसलिए इनको शामिल नहीं करना है। तो ये आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। और जब ये वैल्यूज है तो इधर क्या आ जाएगा? -∞ से +∞। क्लियर है? चलते जाइए, ये क्लियर। अच्छा फोर्थ पे आ जाओ। कौन सा? कॉट इनवर्स एक्स। अब आप बताइए मुझे, मैं चौथा लिख देता हूं, कॉट इनवर्स एक्स। वही सिस्टम बनेगा, इसमें तो प्लस, इसमें माइनस, इसमें प्लस, इसमें माइनस, दोनों ही आएंगे। 0 से π/2 और 0 से पाई। प्रिफर किसको करोगे? कॉस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा क्या होता है कि सर कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ज्यादा काम कौन देगा? कॉस वाला। कॉस के प्रोपोर्शनल है तो कॉस वाला उठा लो। क्या? 0 से पाई, वैल्यू वही -∞ से +∞। यह आपका कॉट वाला हो चुका है, वैल्यू नंबर 5। आपने नोट कर लिया हो ऐसे, तो ये नहीं किया हो तो क्लास को यहां रोक के इसको एक बार नोट कर लेना, फिर मैं आगे बढ़ता हूं आपके पास। और एक बार नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास कॉसेक वाला। सर नेक्स्ट है कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। चलिए, तो 5th नंबर है आपका किसका? इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेना एक बार, है ना। देखिए ध्यान से, ऐसे बना दिया 0, π/2, पाई -π/2। इसमें पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, इसमें नेगेटिव, कॉसेक। फिर इसके बाद सेक का नंबर ले लेंगे, है ना। अच्छा सुनो, तो -π/2 से +π/2 हो जाएगा इसका, कि इसमें नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव, सारी वैल्यू आ जाएंगी। लेकिन मुझे एक बात बताइए, कॉसेक 0 की वैल्यू क्या होती है? बचपन की जो सारणी पढ़ी थी कि सर कॉसेक 0 की वैल्यू थी इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, जैसे आप बोलते थे। लेकिन यदि मैं -π/2 से +π/2 के बीच की चीजें लूंगा, मतलब यदि मैं -π/2 से +π/2 तक के बीच की सारी चीजें यदि मैं लूंगा, तो उनमें दिक्कत कौन करेगा? बीच में 0, एक खाई है ये, मतलब -π/2 से +π/2 का रास्ता है, उस रास्ते के बीच में 0 बैठा है। वो 0 पर वैल्यू क्या हो जाती है? इन्फिनिटी हो जा रही है। तो 0 को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। इसलिए आप क्या करेंगे? यहाँ माइनस साइन लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे 0। मतलब -π/2 से +π/2 के बीच के सारे मान लेने हैं, लेकिन 0 को नहीं लेना है, लेकिन 0 को नहीं लेना है। आई बात समझ में? अरे छोटी सी बात और, ये जो मान है ना सारे के सारे, इसको आप R भी लिख सकते हो यहाँ पर, वास्तविक संख्या, क्योंकि -∞ से प्लस के बीच में रियल नंबर या वास्तविक संख्या आ सकती है। अच्छा, ये क्यों हटाया 0? क्योंकि कॉसेक 0 की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट। और -π/2 से +π/2 के रास्ते में बीच में 0 पड़ेगा। यदि आप किसी रास्ते पे जा रहे हो -π/2 से +π/2, बीच में यदि 0 पड़ता है, बीच में यदि कोई खाई पड़ती है, तो उस खाई में गिरोगे थोड़ी, गिरोगे तो मर जाओगे। खाई को कूद के जाओगे, या खाई के ऊपर क्या बनाना पड़ेगा? पुल, या खाई को उसमें से क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो जो खाई थी ना 0 वाली, जिस पर कॉसेक इन्फिनिटी हो रहा था, उस रास्ते में से मैंने उस खाई को माइनस कर दिया, फिर हटा दिया। ठीक। अच्छा चलो, अब कॉसेक की वैल्यू जो है साइन के उल्टी तो होता है। कॉसेक क्या होता है? साइन का उल्टा। साइन के अलावा जो मान रह जाएंगे, तो वास्तविक संख्याओं में से साइन की वैल्यू हटा दो सबके सब, मतलब -1 से 1 तक के सारी वैल्यू आप क्या कर दो? हटा दो। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अच्छा सुनिएगा 6th, एक चीज बताओ इसका। देखो, ऐसे तो थी साइन की वैल्यू कि बीच में 0, यहां पर 1, यहां पर -1,
यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी, यहाँ से यहाँ तक का एरिया किसने कवर कर लिया, साइन इनवर्स एक्स ने। तो इसके अलावा जो बचेगा वो कौन सा आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स का। तो इधर का कॉस इनवर्स एक्स का और इधर का कॉस इनवर्स एक्स का। तो कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से -1 तक का। इसके जगह आप देखो ये भी लिख सकते हो कि सर माइनस इन्फिनिटी से +1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी, इस तरीके से 1 और -1 शामिल रहेंगे और इधर इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी शामिल नहीं रहेंगे। लास्ट है आपका सेक इनवर्स एक्स। समझ गए होगे, डायरेक्टली बता दोगे आप मुझे अब कि सर जो 6th आप बनाने वाले हो सेक इनवर्स एक्स, उसका फंडा ऐसा चलेगा कि वही यही प्लस माइन, इसमें पॉजिटिव होता है सेक, इसमें नेगेटिव होता है, इसमें नेगेटिव होता है, इसमें पॉजिटिव होता है। तो वही कहाँ से कहाँ बढ़ने वाला है, 0 से पाई, बीच में कौन आएगा, π/2। सेक π/2 या सेक 90 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। सेक 90 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। तो 0 से पाई तक का जो रास्ता था उसमें π/2 खाई है, तो उस खाई को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो आप क्या लिखोगे, 0 से पाई माइनस π/2, मतलब कोष्टक में लिखना, ठीक है। अच्छा सुनो, फिर इधर क्या आएगा, सेम आ जाएगा ये कि, तो आप लिख देना माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, या फिर लिख सकते हो कि रियल नंबर्स में से -1 से 1 तक की वैल्यू हटा दी, या और। तो इस तरह से आपके पास 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों की ये टेबल बन जाती है। समझ में आ गई होगी, नहीं आया तो क्लास के बाद फिर से देख लेना, जैसे ये प्रीमियर खत्म होगा पूरा क्लास का, उसके बाद ये फिर से चालू हो जाएगा। यहाँ आपकी ये प्रिंसिपल ब्रांच या जो मुख्य मान प्रांत का कॉन्सेप्ट पूरा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, मतलब ये लगा लो आपकी अधिकतर बच्चों को इसी में प्रॉब्लम होती है कि कैसे बनती है, क्या होती है। तो यार रटते हैं, 90% बच्चे इसको रटते हैं, तो हमें रटना नहीं है, समझा दिया मैंने कैसे आती है क्या चीज़। यदि आप क्लास को 1-2 बार देख लेंगे और थोड़ा ध्यान से देख लेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। और वैसे भी क्लास आपका रिकॉर्डेड है, तो आप बार बार क्लास को दोबारा देख सकते हैं। एक बार क्लास कंप्लीट हो जाएगी ना, उसके बाद आप इसे दोबारा भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसी में मैं एक छोटा सा क्वेश्चन उठा रहा हूँ, है ना, बाकी डिस्कस तो अपन कल करेंगे, क्वेश्चन के ऊपर क्लास बहुत लेंदी हो जाएगी। एक छोटा सा क्वेश्चन उठा रहा हूँ बस, कि जैसे आपसे कहा जाए कि cos इनवर्स √3/2 की प्रिंसिपल वैल्यू बताइए। क्या बताइए, प्रिंसिपल वैल्यू या फिर मुख्य मान। तो क्या बताएंगे, cos में √3 वैल्यू। पहली बात तो cos इनवर्स कहां से कहां तक है, 0 से पाई तक है मुख्य मान। तो जो भी आंसर आएगा वो 0 से पाई या 0 से 180 के बीच में ही आना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। अब क्या आना चाहिए देखो, आप मान लीजिए कि cos इनवर्स √3/2 है, ये थीटा ही तो आएगा, कौन ही तो आएगा। cos इनवर्स को क्या लिखोगे आप, √3/2 इक्वल टू cos थीटा। cos में ये वैल्यू किसकी होती है √3/2 की, सर 60 की होती है, सॉरी 30 की होती है। तो cos 30 इक्वल टू cos थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी, 30, या फिर कितनी, π/6। और जो π/6 है आपके पास, यही क्या है, इसकी वैल्यू है। तो cos इनवर्स √3/2 इक्वल टू कितना है, π/6, और ये बिलोंग कर रहा है किसमें, 0 से लेके पाई में। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। कुछ नहीं किया, इसको थीटा के इक्वल मान लिया, cos इनवर्स को उधर लिखा cos थीटा, √3/2 हो गया, और √3/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, 30 दी, cos 30। थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 30 को, मतलब π/6 को, और π/6 जो है किसमें बिलोंग कर रहा है, 0 से 180, 30 डिग्री जो से 180 के बीच में है ना। तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू और मुख्य मान है वो 30 डिग्री या फिर π/6 होगा। अब बड़े क्वेश्चन, लेंदी क्वेश्चन, इसके ऊपर अपन कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। टाइमिंग का ध्यान रखें, 5 बजे तो एक बार शुरू होगी, उसके बाद फिर आप बाद में देख सकते हैं। यूट्यूब पर और एजू साइंस ऐप दोनों पर हैं। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए मेरे नंबर पर आप मुझे मैसेज करें या कॉल करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। ऑल ओवर राजस्थान, पूरे राजस्थान में जितने भी बच्चे इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं या जो भी मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं 12th क्लास की, सारे के सारे बच्चे इन टॉपिक्स को पढ़ें। किसी भी तरह का डाउट रहता है तो मुझसे पूछें। कंप्लीट मैथमेटिक्स आपको एजू साइंस ऐप पर करवाई जाएगी, आपको एग्जाम तक, एग्जाम से पहले ही हो जाएगी, रिवीजन भी कराया जाएगा, और बहुत अच्छी मार्किंग आपकी क्लासेस देखने के बाद होने वाली है। घर बैठ के आप पढ़ सकते हैं, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को जोड़ें, क्लासेस रेगुलर लेते रहें, प्रॉपर तरीके से पढ़ते रहें, नोट्स बनाएं, कॉपी बनाएं, ठीक है। खुश रहें, बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।